हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाला है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में बोल रहा है क्या रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग करना होगा रॉलेट एक्ट। तो उसमें लिखना होगा रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित, ठीक है, पारित एक ऐसा कानून था जिससे भारतीयों पर किसी किसी ठीक है तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। ये आपका है रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब इसके परिणाम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बोला था क्या परिणाम हुआ, ठीक है। तो परिणाम हेडिंग करना होगा, यानी परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट होता है, ठीक है। तो परिणाम, तो देखिए परिणाम क्या लिखना होगा। तो लिखना होगा अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर, ठीक है, दमन शुरू दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया, ठीक है। 13 अप्रैल 13 अप्रैल को 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। अब सभी लोग जानते होंगे 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जो कि यहाँ पर परिणाम आपको वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा विरोध। विरोध हेडिंग करने के बाद देखिए, अभी समझिए यहाँ से हेडिंग करना होगा आपको विरोध। विरोध में क्या लिखना होगा, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। अब निम्न प्रकार से बोला है किया गया, इसका मतलब कई उसके प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रकार क्या है, पहले में लिखना होगा विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का, ठीक है। जुलूस मतलब जानते हैं ना, जो कई लोग एकजुट होते हैं, रोड पे आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जुलूस का आयोजन किया गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको क्या लिखना होगा, रेलवे वर्कशॉप में अ, कामगार, ठीक है, हड़ताल पर चले गए। और तीसरे में लिखा होगा कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके, यानी दुकान को बंद करके अपना विरोध जताया। कहने का मतलब इसमें कई तरीके से हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या बोला, जुलूस। भाई देखो, विरोध किया जाता है एक तरीका होता है जुलूस का, और यहाँ पर रेलवे वर्कशॉप, यानी रेलवे के जो वर्कशॉप होते हैं, कामगार होते हैं, हड़ताल पर चले गए, यानी हड़ताल का मतलब उसी पे भाई जुलूस निकालने। और तीसरे में जो बताया गया है कई शहरों में दुकानदार यानी शॉप्स को बंद करके और उस हड़ताल में जो है अपना विरोध जताया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर विरोध में कुछ पॉइंट्स लिख देने होंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। इतना आप लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, इसकी 2 शर्तें लिखिए। तो मतलब ये कह रहा है कि पूना पैक्ट में किसके जो है हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर किए गए हैं, मतलब सिग्नेचर हुआ, और इसके 2 शर्तें क्या थी, क्या थी शर्तें क्या थी। तो उत्तर में आपको लिखना होगा पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर VPR, ठीक है, अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं, यानी 2 शर्तें हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला शर्त यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो दूसरा में क्या बोला है, क्षेत्रों की मांग को वापस लेना, ठीक है, यानी उसी उसी का था, ठीक है। यहाँ पे दूसरा में देखिए क्या बता रहा है, दलितों के वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। ये था 2, ठीक है, मतलब जो कारण पूछा था ना वहाँ पे, तो वही था। तो चलिए फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में बस इतना ही आपको लिखना था, केवल हस्ताक्षर कितने लोगों का था। तो एक गांधी जी का था और VR अम्बेडकर का था, 2 लोगों का था, और इसका थोड़ा सा ये पूछा गया था कारण, ठीक है। तो इतना आप लिखेंगे तभी आपको क्वेश्चन नंबर मतलब इस क्वेश्चन में पूरा में मार्क्स पूरा दे दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, उदाहरण उदाहरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। उदारवाद लैटिन, ये क्वेश्चन रहा। आप ये देखिए उत्तर में क्या लिखना होगा उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लीवर से बना है।
जिसका अर्थ होता है क्या, आज़ाद होता है। आज़ाद का मतलब होता है फ्री, जिसे हम लोग फ्री बोलते हैं, स्वतंत्र बोलते हैं। नए माध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए, ठीक है, आज़ादी, आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है निम्नलिखित, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो पहली विशेषता इसकी क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता क्या है, उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी थी। ये पहला आपका विशेषता हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है, उदारवाद निरंकुश शासक और पारदी, ठीक है, पादरी वर्ग के विशेषाधिकारियों की समिति संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। ये आपको इतना लिखना होगा। विशेषता में तीन विशेषता फिलहाल यहाँ पर है, नहीं सॉरी, एक विशेषता और यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो तीसरा विशेषता ये यहाँ पर दिया गया, 19वीं सदी को के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। ये आपके रहे तीन विशेषता लिखना होगा यहाँ पर, तो ऐसे आप नोट करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। तो चलिए भाई लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफी खतरनाक क्वेश्चन आ गया है भाई, ये तो सामाजिक विज्ञान का। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ, ठीक है, शुरू क्यों हुआ भाई, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों शुरू हुआ भाई, कारण क्या था, क्या दिक्कत पड़ गई। तो आपको उत्तर में लिखना होगा, पहले विश्व युद्ध में, ठीक है, ऑटोवन तुर्की की हार हो ठीक चुकी थी, इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खालिफ ऑटोमन, ठीक है, सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी, ठीक है, ये आपका है। उसके बाद लिखना होगा क्या, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा, ठीक है, मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी, ठीक है, तो महात्मा गांधी के साथ, ठीक है, चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को, यानी क्या कहे, दूसरे नेताओं को राजी कर लिया। यानी कि बात जो चर्चा चल रही थी यहाँ पर, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने क्या किया, तो दूसरे नेताओं को यानी अदर नेताओं को जो है राजी कर लिया, मना लिया भाई, राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ये किया महात्मा गांधी ने भाई, मना लिया उन लोगों को। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या बोला, क्या खिलाफत आंदोलन के समर्थन समर्थन और स्वराज के लिए एक मतलब असहयोग आंदोलन शुरू होना चाहिए, शुरू किया जाना चाहिए, उन्होंने ऐसा बोला। तो इतना आपको लिखना होगा। देखिए सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन थोड़े से लंबे होते हैं, बस क्वेश्चन आपको रटना नहीं है भाई, क्या करना है, रटना नहीं है। आप उसको जैसे कहानी पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, ठीक है। क्योंकि विज्ञान सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन थोड़े से लंबे होते हैं, तो कई बच्चों को लगता है कि याद नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, मुझसे तो होगा ही नहीं है। तो अगर आप उसे केवल पढ़ना ध्यान से याद करने की कोशिश नहीं करिएगा, तभी वो आपको याद होगा, नहीं तो फिलहाल वो भूल ही जाएगा। आप सुबह याद करोगे शाम को गायब हो जाएगा, सफा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर है अगला वाला। और क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा अपना फ़ोन का जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेन से लिखा गया है। तो बाकी थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैव और अजैव संसाधन क्या होता है, कुछ उदाहरण दीजिए। तो आपको सबसे पहले जैव संसाधन आपको हेडिंग करना होगा और उसमें लिखना होगा, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडलों से होती है, ठीक है, क्या लिखना होगा, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडलों से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होती है, जैव संसाधन कहलाते हैं। बहुत सिंपल से आपको मतलब इसका परिभाषा आपको लिखना होगा। उसके बाद उदाहरण में आप बता सकते हो
कि जैसे कि हो गया मनुष्य, ठीक है, जैसे हो गया आपका वनस्पति जगत, जैसे हो गया प्राणी जगत और आदि बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैव के बारे में बोला था, जैव संसाधन क्या है, तो हमें बिल्कुल साधारण तरीके से एकदम बिल्कुल ढंग से लिखना होगा, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति, ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडलों से होती है, ठीक है, और जिनमें जीवन व्याप्त होती है, जैव संसाधन कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण, मतलब इसका परिभाषा रहा। और इसके उदाहरण में आप लिख सकते हो, जैसे मनुष्य लिख सकते हो, वनस्पति जगत है और प्राणी जगत आदि हो गया। अब हम बात करते हैं अजैव संसाधन की बात। किसकी बात करेंगे? तो भाई अजैव संसाधन, क्योंकि यहाँ पर हमसे जैव और अजैव संसाधन दोनों के बारे में पूछा था, तो हमने यहाँ पर जैव संसाधन के बारे में आपको बता दिया। अब बात करेंगे यहाँ पर अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन में आपको क्या लिखना होगा? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं भाई। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे चट्टान हो गया, जैसे धातुएं हो गया, आदि हो गया, ठीक है। जैसे आप पत्थर को भी ले लीजिए, पत्थर, पत्थर में क्या होता है भाई? जीव होता है क्या? मान लीजिए कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, तो उसमें जीव होता है क्या? तो वो क्या किसके अंतर्गत आएगा? तो वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें साफ शब्दों में बोल रहा है, वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं। निर्जीव भाई, निर्जीव उसमें जीव ही ना हो एकदम। जैसे ये पेन है भाई, इसको मारेंगे तो क्या रोएगा? इसमें से कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये एक प्रकार क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव वस्तुएं बने होते हैं, अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं वो, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? उत्तरावादी राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्या दिया गया? उत्तरवादी, उत्तरवादी राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें आपको लिखना हो बहुत सिंपल तरीके, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि सामाजिक ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आप क्वेश्चन देख कर डरो मत, आराम से एकदम पढ़ो, जैसे कहानी पढ़ते हो, एकदम कहानी कहानी जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उत्तर में आपको लिखना होगा, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी विचारधारा से अधिक जुड़े थे, ठीक है। उदारवाद व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र और कानून समक्ष समानता प्रदान करता था। बस इतना आपको लिख देना है काफ़ी अच्छे तरीके से। बस इतना आप लिखोगे आराम से हो जाएगा, और अच्छे से आपको याद भी कर पाओगे। और ताकि, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में अगर आप फ्रस्ट्रेशन हो भाई, आप अगर ऐसे याद करोगे कि हमारा ये जो सामाजिक ज्ञान का है क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, मैं कैसे याद करूँगा, तो आप अगर याद भी हो जाएगा तो बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आप भूल जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हैप्पीली याद करिएगा और अच्छे से याद करिएगा, समझ के याद करिए, क्योंकि जो चीज़ समझ में आता है ना, वो चीज़ कभी भूलते नहीं उसको, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।